आपको रिग्रेट नहीं होता कभी कभी कि 4 साल इंडिया में आपको हो गए एक्स स्केल के थ्रू सर्व करते हुए, तो आपको लगता है कि अब 4 साल बाद ये डिसीजन सही था? अगर सही इंटेंट से चीज़ शुरू की जाए तो वो अपने आप बढ़ती हैं, ग्रो होती हैं, मनी उसके बाय प्रोडक्ट की तरह आ जाता है। लेकिन वो अगर आप सेंटर पे लेके मनी को चलेंगे तो हमेशा आपको फ्रस्ट्रेशन भी बहुत जल्दी हो जाएगी। अगर मनी को लेके मैंने जर्नी को शुरू किया होता तो अब तक मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका होता। 2015-16 से जब स्टार्टअप बूम आया तो मैंने एंजल इन्वेस्टिंग शुरू कर दी। ओके। हाँ, तो करीब 2015 से आई थिंक स्टिल अर्ली डेज़ थे। उस समय बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर नहीं हुआ करते थे। लोग देखते हैं कि अच्छा ये जना अनसक्सेसफुल एम्प्लॉयी था, सक्सेसफुल फाउंडर है, बट शायद लोग ये नहीं देखते उसने अपने आप को बहुत कुछ चेंज कर लिया। उसके बिहेवियर, उसके हैबिट्स, उसकी वैल्यूज़ बदल चुकी हैं अब, तो इसलिए वो सक्सेसफुल हो गया है। जो एम्प्लॉयमेंट में सक्सेसफुल नहीं है वो कभी फाउंडर नहीं बन सकता। मतलब नेक्स्ट 5 इयर्स में अपनी कंपनी को या अपने आप को देखना चाहते हैं? पर्सपेक्टिव ये है कि जो कर रहे हैं हम इसी पे कंटिन्यू करेंगे बिल्ड करना। हम बेसिकली 3 जो मेन काम करते हैं, जो कंसल्टिंग वाला काम है, दूसरा टेक्नोलॉजी वाला है। टेक्नोलॉजी और कंसल्टिंग को कैसे हम साथ ला पाएँ इंडियन कंपनीज़ के लिए, वो हमारा बहुत बड़ा फोकस है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस नए एपिसोड में। आज हम आपको ऐसे छुपे रुस्तम से मिलवाने जा रहे हैं जो आपको बताएंगे कि आपके बिजनेस को एक्सेलरेट कैसे करना है। मैं आपको मिलवाना चाहता हूं नीरज सक्सेना जी से, जो एक्स स्केल कंपनी के फाउंडर हैं और इन्होंने काफ़ी कंपनीज को एक्सेलरेट किया है उनकी प्रोडक्ट मार्केटिंग ग्रोथ में। और साथ ही मेरे साथ हर बार की तरह हैं मुकेश सिंगला जी। वो स्टार्टअप को हेल्प करते हैं उनके वैल्यूएशन पार्ट पर। तो नीरज जी, आपसे सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि आपने 20 साल कॉर्पोरेट जॉब करी, इंटरनेशनली अलग अलग कंपनियों में आपने काम किया, इन सब को छोड़कर फिर अपना स्टार्टअप शुरू करना और इंडिया में काम करना, ये फैसला आपने क्यों लिया? ज़्यादातर जो लोग हैं वो कोई यूएस शिफ्ट हो रहा है, कोई दुबई शिफ्ट हो रहा है, आपने बिल्कुल अलग रास्ता पकड़ा। नहीं, धन्यवाद, धन्यवाद हेमंत जी। और ये सवाल अक्सर मुझसे पूछा जाता है। और ये डिसीजन आसान नहीं था। अच्छा, मैं आपके सवाल का आंसर 2 टुकड़ों में देना चाहूँगा। तो मैं इंडिया पहले आ गया था। अच्छा। हाँ, मैं जापान और यूएस में पहले था। तो उसके बाद इंडिया आने का फैसला मैं काफ़ी साल पहले ले चुका था। अच्छा। जब मैं अपनी फैमिली अर्ली डेज में शुरू कर रहा था, तो जब मैंने सोचा मैं अपने बच्चों को कैसे पालना चाहूँगा, और मैं उस समय यूएस में था, आंसर था कि मैं शायद इंडियन कल्चर में पालना चाहूँगा। अच्छा। और वो वजह थी इंडिया वापस लौटने की। लेकिन ठीक मैं है। कॉर्पोरेट जॉब में मैंने कंटिन्यू करा। मैं मल्टीनेशनल रोल, ग्लोबल रोल्स जो होते हैं वो इंडिया से हैंडल कर रहा था। मेरी कंपनीज जिनमें था उन्होंने वापस कहा कि आप वापस आ जाइए, आप ग्लोबल रोल में हैं, आपको बाहर से करना चाहिए ये रोल, या तो यूएस से करिए ये रोल, या आप सिंगापुर से करिए, यूके से करिए, क्योंकि वही हेडक्वार्टर्स हैं ज़्यादातर कंपनीज के। ठीक है। तो मेरा आंसर हमेशा ये रहा कि रोल तो मैं यहीं से करूँगा। जो रोल सूटेबल हो आप मुझे बता दीजिए, वरना मैं कोई और रोल देख लेता हूँ कहीं और। तो फॉर्चुनेटली मुझे कंपनीज ने ग्लोबल रोल्स यहाँ से हैंडल करने दिए। ओके। अब कैपेबिलिटी और गॉड ग्रेस दोनों चीज़ों को मैं इसका योगदान मानता हूँ। लेकिन बहुत कम बार आपको ऐसा मिलेगा कि ग्लोबल कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को ग्लोबल रोल इंडिया से बैठ के हैंडल करने दे रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादातर वो इंसिस्ट करती हैं कि ग्लोबल रोल करना है तो आप हेडक्वार्टर्स में आके करिए, राइट? क्योंकि हेडक्वार्टर्स ही सारे डिसीजन हो रहे हैं। आप अकेले वहाँ इंडिया में बैठे हैं, पूरी दुनिया, पूरा लीडरशिप की। तो मैं ये एक मेरा पर्सनल डिसीजन था। तो ये शुरू वहाँ से हुआ। तो फैसला इंडिया में रहने का हो चुका था। कॉर्पोरेट जॉब छोड़ने का फैसला उसके बहुत बाद हुआ। आपको रिग्रेट नहीं होता कभी कभी कि 4 साल इंडिया में आपको हो गए ये चीज़ें एक्स स्केल के थ्रू सर्व करते हुए, तो आपको लगता है कि अब 4 साल बाद ये डिसीजन सही था? नहीं, मुझे आज तक रिग्रेट नहीं, मुझे एक दिन भी रिग्रेट नहीं हुआ, सच बताऊं। ओके। और ऐसा नहीं कि डे 1 से जो मैंने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी, क्या मैं उतने पैसे आज भी कमाता हूँ? आंसर है उसको, बिल्कुल नहीं कमाता। मैं उससे बहुत कम कमाता हूँ, लेकिन सेटिस्फेक्शन उससे मुझे ज़्यादा है। जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं बिल्ड कर रहा हूँ, मैं
मैं अपने छोटे टर्म्स में नहीं देखना चाहता कि आज 2-3 साल में क्या हुआ। मैं इसको कम से कम 10 से 15 साल का विजन लेके चल रहा हूँ कि अगले 15 साल में मैं देख सकता हूँ कि ये कहाँ जा सकता है और हम कितनी कंपनियों की मदद कर सकते हैं। और देखिए, मैं इसको आप जो लोग कमर्शियल टर्म्स में बातों को समझना चाहते हैं मैं बता दूं, और मैं बहुत सारे एग्जांपल देके भी आपको बता सकता हूँ। अगर आपने नारायण हृदयालय का नाम कभी सुना हो, बिल्कुल सुना है। है ना, कहने को वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो जितने सस्ते में वो एक बाईपास सर्जरी करते हैं, पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में कोई नहीं करता। ओके नारायण हृदयालय एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है अपने आप में, ओके है ना। तो इसका ये मतलब नहीं कि जब मैं कहता हूँ कि हर चीज जो अच्छे के लिए हो वो कमर्शियली वायबल नहीं होगी। हम एक्सकेल से कोई एनजीओ नहीं चला रहे, है ना। लेकिन हमारा इंटेंट जहाँ से शुरू होता है वो यही है कि हम कैसे मदद करें। पैसा इसका बाई प्रोडक्ट है और हमेशा रहेगा। और मेरा मानना है किसी चीज़ को अगर आप अच्छे से चलाओ, अच्छी इंटेंट के साथ चलाओ, मनी एक बाई प्रोडक्ट की तरह आपके पास आ जाता है। मैं आपको ग्लोबली एग्जांपल दे सकता हूँ। वैनगार्ड दुनिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है। अगर आप उसकी जर्नी देखें तो वैनगार्ड जितना भी अपना प्रॉफिट आता है वो वापस अपने इन्वेस्टर्स को उसका लार्ज पार्ट वापस कर देता है। तो कहने का मतलब है कि अगर सही इंटेंट से चीज़ शुरू की जाए तो वो अपने आप बढ़ती हैं, ग्रो होती हैं, मनी उसके बाई प्रोडक्ट की तरह आ जाता है। लेकिन वो अगर आप सेंटर पे लेके मनी को चलेंगे तो हमेशा आपको फ्रस्ट्रेशन भी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो जो आपने सवाल पूछा हेमंत जी, उसी को एक और बात बोलूँगा। अगर मनी को लेके मैंने जर्नी को शुरू किया होता तो अब तक मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका होता, क्योंकि 3 साल में जितनी शायद सैलरी जो छोड़ दी हाँ छोड़ उसका शायद 10% भी वापस नहीं आएगा। तो अगर आप सैलरी को लेके शुरू करेंगे, मनी को लेके शुरू करेंगे तो फ्रस्ट्रेट बहुत जल्दी हो जाना बहुत स्वाभाविक होगा। लेकिन अगर आपने मनी को लेके शुरू ही नहीं करा है तो आप सिर्फ चीज़ को मेजर करो कितना सेटिस्फाइड हूँ मैं, और मैं उससे कहीं ज़्यादा सेटिस्फाइड हो चुका हूँ। तो दोस्तों, नीरज जी से हमें ये समझने को बिल्कुल आसानी से मिल सकता है कि कोई भी स्टार्टअप या कोई भी बिजनेस अगर आपको शुरू करना है तो आप पैसा कमाने के लिए शुरू करोगे तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। पैसे को आप अगर बाई प्रोडक्ट समझोगे तो इजी होगा। लोगों की मदद करना है, जरूरी नहीं है कि वो फ्री में करना है। अगर आप उनसे पैसा लेके भी उनकी मदद अच्छे से कर पा रहे हो तो भी बहुत अच्छा रहेगा। पैसे के बदले में भी अगर आप वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहे हो तो आसानी से आपका बिजनेस आगे बढ़ सकता है और फ्लोरिश हो सकता है। नीरज जी, अब मैं आपसे सुनना चाहूँगा आगे आपकी स्टार्टअप जर्नी। जब आपने कॉर्पोरेट जॉब मतलब इंडिया में रहते हुए ही करी और फिर उसके बाद मतलब वो भी पहले से ही प्लान था कि अब छोड़ना है और ये एक्स स्केल शुरू करना है, या कुछ आइडिया और था बाद में आइडिया चेंज हो गया, ऐसा होता है? हाँ कई हाँ बार। बिल्कुल जी। नहीं तो पहले तो आइडिया नहीं था। पहले मैं कॉर्पोरेट जॉब कर रहा था, इंडिया में कर रहा था। मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड था जो सब कुछ चल रहा था, जिस तरह से मेरा ग्रोथ था, जो जो सब चीज़ें थी। 2015-16 से जब स्टार्टअप बूम आया तो मैंने एंजल इन्वेस्टिंग शुरू करी। ओके। हाँ, तो करीब 2015 से, आई थिंक स्टिल अर्ली डेज थे, बहुत बहुत पुरानी उस समय बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर नहीं हुआ करते थे। हाँ हाँ हाँ। मुझे ध्यान है शायद मैंने पहला इन्वेस्टमेंट 2015-16 टाइम फ्रेम पे किया था। ओके। उसके बाद मैंने और इन्वेस्टमेंट्स करता रहा और मैं कॉर्पोरेट में जॉब था और कोई प्लान नहीं था उस समय तक एक्सकेल। आप जॉब के साथ साथ इन्वेस्टमेंट मैं जॉब के साथ साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा था एज ए एंजल इन्वेस्टर। तो मैंने करीब शायद 8-10 इन्वेस्टमेंट कर चुका था मैं। बहुत बिजी था ऑब्वियसली अपनी कॉर्पोरेट जॉब में, तो मुझे स्टार्टअप से बहुत बात करने का समय नहीं मिलता था। लेकिन मैं कोशिश करता था 2-3 महीने में एक बार मैं बात कर पाऊँ स्टार्टअप फाउंडर से। तो जब मैं बात करता था तब मुझे लगा कि, और ज़्यादातर बहुत अच्छे अच्छे टेक्नोक्रेट्स थे, यानी कोई आईआईटीज के थे जिनमें हमने इन्वेस्ट किया था। जो फाउंडर्स थे वो आईआईटीज के थे और अच्छे कॉलेजेस के थे, एनआईटीज के थे, है ना। बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे थे। ओके। तभी इन्वेस्ट किया था। अगर अच्छा प्रोडक्ट ही नहीं होता तो मैंने इन्वेस्ट ही नहीं किया होता है। सही बात है। तो इन्वेस्ट किया था और मैं खुद टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं समझ सकता था क्या बना रहे हैं। लेकिन जब 2-3 साल होने लगे तो मैंने कहा प्रोडक्ट इतना अच्छा है लेकिन रेवेन्यू कहाँ है, कस्टमर कहाँ है, क्यों नहीं आ रहे। वहां से एक तब मैंने फाउंडर से शायद कोशिश करी जितना भी टाइम मिलता था कि कुछ बात कर पाऊँ, उनको समझा पाऊँ। मुझे बहुत सी कमियां लगने लगी कि तो प्रोडक्ट बनाए चले जा रहे हैं, ये तो सोच ही नहीं रहे इसको बेचना। सो आई थिंक एक रियलाइजेशन हुआ कि इंडिया में फाउंडर्स को ऐसा काफी लगता है कि हम एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे तो दुनिया अपने आप खींची चली आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, कभी नहीं होता है ना।
आईफोन आप बना लो, लेकिन आपको बताना पड़ेगा आईफोन, राइट? आपको दुनिया भर में आपने आईफोन के ऐड देखे हैं, उसकी ब्रांडिंग देखी है। अच्छा, क्या होता था, कुछ बनाया, एक कस्टमर के पास गए, कस्टमर ने कहा हाँ ये तो ठीक है, 3 चीजें और बना लोगे तो हम बात कर लेंगे, राइट? फिर 3 चीजें बना ली तो फिर उसने कहा अच्छा ये तो कर लिया, लेकिन ये ऐसे भी कर लोगे। तो बेसिकली क्या है, कस्टमर आपको हमेशा कुछ ना कुछ दे के वापस भेजता रहेगा। फाउंडर्स को लगता है ये मैं बना लूंगा, उस दिन सब कुछ तैयार हो जाएगा, तब मैं इसको बेचूंगा। उसके बाद नई चीजें आ जाती हैं। नई चीजें, इतने दिनों में तो टेक्नोलॉजी बदल रही है, चीजें बदल रही हैं, रिक्वायरमेंट्स बदल रही हैं, हर चीज बदल रही है ना? तो एक तो ये हो रहा है साथ में। वो कस्टमर साइकोलॉजी समझने वाली बात है ना। हाँ। कस्टमर तो हमेशा ऐसे ही करेगा, नहीं नहीं अभी तो ये कमी है, वो टालने वाली बात है। टालने वाली बात है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जब तक सही नहीं होगी ना, तब तक कस्टमर ऐसे ही करेगा। हाँ, कि आपको वो पुश करता रहेगा, आपको एक ना एक कुछ क्योंकि वो कहेगा कि किसी रेफरेंस से आए हो आप, जैसे और मैं ये देखा अच्छे इंस्टीट्यूट के फाउंडर्स के साथ ये दिक्कत ज्यादा होती है, बल्कि जैसे आप आईआईटी से हो, राइट? तो आप अपने किसी सीनियर को फोन करोगे, है ना? वो सीनियर आपको कहीं कनेक्ट करा देगा, तो जब सामने वाला आदमी आपको डायरेक्टली मना नहीं कर सकता, क्योंकि आप किसी रेफरेंस और स्ट्रॉन्ग रेफरेंस के थ्रू आए हो, तो वो डायरेक्टली मना नहीं करना चाहता आपको। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम आपको दिखेगी। वो कहेगा, बात करेगा आपसे, बहुत अच्छे से बिठाएगा, चाय पिलाएगा, फिर कहेगा अच्छा आपका प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये 2 चीजें और कर लो ना तो मैं इसको कंसिडर करता हूँ। आप समझ रहे हो? तो आप लाइक घूमे चले जा रहे हो, राइट? बनाए चले जा रहे हो, रेवेन्यू आ नहीं रहा। अब एंजल इन्वेस्टर जो हैं, उनका जो पैसा था वो खत्म होने लगा। वेंचर कैपिटल फंड कह रहा है कि पैसा जो आपने पहले लिया था उसका रिटर्न क्या है ना? मैं आपको कैसे पैसे दे दूं? आपका तो प्रोडक्ट ही नहीं बना, 2 साल से प्रोडक्ट ही बना रहे हो। सही बात है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए तो मैंने देखा वो स्टार्टअप स्ट्रगल कर रही थी, और एक नहीं मल्टीपल स्टार्टअप्स में लगातार सेम स्टोरी रिपीट हो रही थी। वहां से अगर आप पूछो तो एक्सकेल के, तो लगा कि एक ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो इनको ये बताए कि कैसे एंड टू एंड सेल्स और मार्केटिंग की जाए। और ये प्रॉब्लम बाय द वे बिजनेस टू बिजनेस जो बेचते हैं, जो B2B कंपनीज होती हैं, ये उसमें और ज्यादा बड़ी है, क्योंकि उसमें आपको एक कंपनी को, एक एंटरप्राइज को बेचना होगा। B2C में आप फिर भी कुछ फेसबुक ऐड चलाओगे, गूगल ऐड चलाओगे, कोई देखेगा, शायद कोई खरीद लेगा। इन्फॉर्म्ड बायर भी होता है ना, बेसिकली उसके पास भी एनालिसिस होता है मार्केट। बिल्कुल, और उसका रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि B2B प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो मिनिमम भी आप देखोगे 8-10 लाख रुपए से कम तो क्या होगा। बल्कि अगर आप एक छोटा टूथपेस्ट बना रहे हो, कितने का? 150 रुपए का होगा। आदमी सोचेगा चलो हर्बल लिखा है, ट्राई करके देखता हूँ, अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, 150 रुपए ही तो गए, है ना? कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इधर कंज्यूमर का टिकट साइज है 10 लाख रुपए, वो 10 लाख रुपए का आपको मिनिमम चेक है। तो लेकिन B2C का चैलेंज अलग है, B2B का चैलेंज अलग है। B2C में लो टिकट साइज है, लोग खरीद तो लेते हैं, हाँ। लेकिन फिर भी कोई प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो स्टार्टअप सक्सेसफुल हो ही जाएगा। नहीं होगा। हाँ। तो बेसिकली अगर उसको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, है ना, तो उसमें बहुत अलग चीजें हैं। उसका क्या है, उसमें जो कैक है, मतलब आपने जैसे ऐड चलाए, राइट? आपने 400 रुपए का ऐड चला के 150 रुपए प्रोडक्ट बेच दिया, इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने 250 रुपए बर्न कर दिए। और बहुत सारी स्टार्टअप ये कर रही हैं आजकल, है ना? अब क्या करोगे, आपके जब तक पैसे हैं तब तक तो आप ये कर लोगे, 400 रुपए खर्च करके 150 रुपए की चीज बेचोगे, थोड़े दिनों पैसे खत्म हो जाएंगे, आप बंद हो जाओगे। ये स्टोरी आपको 10 B2C स्टार्टअप में मिल जाएगी। बिल्कुल, है ना? B2 में चैलेंज अलग है। B2B में वो 150 रुपए कोई है ही नहीं, क्योंकि वो 10 लाख का ही चेक है, तो कोई देने को तैयार नहीं। तो पहला कस्टमर मिलना B2B में अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, है ना? B2C में क्या है, अगर आप डिस्काउंट देने लगो, कोलगेट 150 रुपए में बेच रहा है, आप 80 रुपए में बेचो, है ना, कोई ना कोई जरूर खरीद लेगा। आपको ऑब्वियसली थोड़ी एडवर्टाइजिंग, कुछ हर्बल लिखना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको अपने एक्स स्केल का आइडिया वहां से आया, हाँ। कि जब आप कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे थे और वहां पे आपने स्टार्टअप में एंजल इन्वेस्टिंग करनी शुरू करी, और आपने देखा कि वो सारे स्ट्रगल कर रहे हैं, और स्पेशली प्रोडक्ट तो उनके अच्छे हैं, हाँ। अदरवाइज वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता, बट उनको मार्केटिंग करना नहीं आ रहा। तो आपको लगा कि ये एक एरिया है जहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। और आई थिंक कि आपने कुछ CRM सिस्टम वगैरह भी बनाए हैं अपनी कंपनी में, जो मैंने चेक भी किए थे। हाँ। तो मैं वो जानना चाह रहा था कि मतलब जब आप आगे बढ़े और इंडिया में एक्स स्केल को शुरू किया, हाँ। तो सबसे पहले तो आपने उन्हीं स्टार्टअप्स के साथ काम करना शुरू किया होगा जिनमें आपने इन्वेस्ट किया था। तो आपकी एक्स स्केल में यही स्ट्रेटेजी रहती है कि कि आप डायरेक्ट कस्टमर भी लेते हैं, या जिसमें केवल इन्वेस्टिंग करते हैं उसी को स्केल करने की कोशिश करते हैं?
नहीं, तो उसके बाद जब एक्सकेल एज अ कंपनी शुरू हुई हम्म, तो सिर्फ वो नहीं हो सकते थे जिनमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि हर कंपनी में तो इन्वेस्ट हम नहीं कर सकते इतनी सारी कंपनीज में। उसके बाद हमने डायरेक्ट कस्टमर्स ऑब्वियसली सारे हैं, ज़्यादातर अब तो देखा जाए तो 75-80% वो हैं जिसमें हमने कभी कोई इन्वेस्टिंग नहीं की थी। अच्छा, हाँ, तो अब तो ज़्यादातर कस्टमर, अब तो बल्क ऑफ वही हैं। ओके, ओके, तो वो अब तो हम सबके साथ काम करते हैं। अच्छा, जब इन्वेस्टिंग करते थे थोड़ी छोटी कंपनीज थी, क्योंकि टिकट साइज के हिसाब से। मतलब आप क्या इन्वेस्टमेंट, मतलब क्या प्रोसेस करता था अभी, कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट? नहीं, जब एंजल इन्वेस्टिंग थी तब तो वो छोटा टिकट साइज था, तब तो करीब 5-7-10 लाख रुपए थे, और कुछ और फ्रेंड्स भी थे, हम साथ मिलके पैसे डाल देते थे, है ना। तो करीब तब 25 लाख रुपए डाल दिए, 30 लाख रुपए के स्टार्टअप में डाल दिए, 3-4-5 लोगों ने मिलके, है ना। इस तरह से ज्यादा चलता था। स्टार्टअप के लिए इतना बहुत भी है। हाँ, शुरू क्या के लिए। चीजें आप बेसिकली चेक करते थे जब लगाने, मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले, वो भी क्राइटेरिया रहता हुआ? बिल्कुल। तो सबसे पहला तो 3 चीज़ें पे हम फोकस करते हैं। प्रोडक्ट क्या है, यानी कि प्रोडक्ट का जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वो मार्केट में असली प्रॉब्लम है या नहीं है, उसकी नीड है या नहीं है ना। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट है का एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा हो गया फाउंडर प्रोडक्ट फिट, मतलब वो प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो, क्या वो जो फाउंडर बना रहे हैं वो उस प्रोडक्ट को बना सकते हैं। जैसे अब एक साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट आप बनाने लगे कोई, अब अगर साइबर सिक्योरिटी वही बना सकता है जिसको साइबर सिक्योरिटी की डीप नॉलेज हो, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फील्ड, है सही ना। बात है, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट फाउंडर फिट, ओके, है ना। तो ये 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं, और ये दोनों आपस में कैसे जुड़ी हैं, और आपस में जो फाउंडर का जो फाउंडर्स हैं वो मिलके ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व असली में कर सकते हैं और इसको आगे तक ले जा सकते हैं। तो इसको ये कि फाउंडर मार्केट फिट, क्या ये फाउंडर मिलके एक या एक से ज्यादा क्या इस प्रोडक्ट को मार्केट तक ले जा सकते हैं, तो ये फाउंडर मार्केट फिट। तो अगर ये 3 चीजें हैं तो हमारे लिए बेसिक क्राइटेरिया होते थे, बाकी तो सब डिटेल्स हैं, लेकिन ये 3 मेन क्राइटेरिया हैं अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग के, कि क्या एक एक प्रोडक्ट है उसकी ज़रूरत है, क्या फाउंडर प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्या वो प्रोडक्ट बना के वो मार्केट तक ले जा सकते हैं। और फाउंडर की इंटेंशन कैसे चेक करेंगे? देखिए, इंटेंशन एक बड़ा मुश्किल और एक ट्रिकी टॉपिक है हेमंत जी। चेक करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, मतलब उसको देखिए, इंटेंशन तो यही है, तो हम तो पास्ट रिकॉर्ड्स देख सकते हैं आप कि उस जने ने पहले क्या किया है, राइट। हम रेफरेंस चेक जरूर करते थे। अच्छा, जब भी हमने इन्वेस्ट करा हमने बैकग्राउंड रेफरेंस चेक जरूर करें। हम और ऑब्वियसली हम देखते थे कि लिंक्डइन पे जैसे वो किससे कनेक्टेड है, जरूर कोई ना कोई हमें मिल जाता था जिसको हम जानते होंगे फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री। ठीक है, ठीक है, ठीक तो हमने हमेशा एनोनिमस रेफरेंस चेक्स किए हैं। अच्छा। हमने हाँ एनोनिमस करते थे फाउंडर फाउंडर को को। रिस्क फैक्टर है ना इसका, एंजल इन्वेस्टिंग तभी तो है। हाँ, बिल्कुल। तो हम रेफरेंस चेक करते हैं। जैसे कई बार हमने इवन प्रोफेसर से बात की है फाउंडर्स के, हमने उनके एक्स मैनेजर से बात की है उनके इंटीग्रिटी को लेके, उनके एथिक्स को लेके। देखिए, कई बार लोग कहते हैं कि मैं एम्प्लॉय सक्सेसफुल नहीं था बट मैं फाउंडर बहुत अच्छा हो सकता हूँ। मैंने ऐसा कम देखा है और ऐसा एग्जाम्पल है वैसे, लेकिन मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैंने ये देखा कि जो जिनके मैनेजर्स वगैरह से या जो बहुत अच्छे एम्प्लॉयज रहे, वही आगे चल के लॉन्ग टर्म में वही बहुत अच्छे फाउंडर्स भी बने। एम्प्लॉय वही अच्छा होता है ना जो एम्प्लॉय होते हुए भी अपने आप को ओनर मान के चले। ओनर मान के चले, ओनरशिप, एथिक्स, इंटीग्रिटी, डिसिप्लिन, ये सारी कॉमन चीजें हैं। ये एक फाउंडर में भी चाहिए, ये एक अच्छा एम्प्लॉय में भी चाहिए। मतलब जो आपकी हर लाइफ में हर स्टेज पे काम करती है। हर स्टेज पे काम करती है। तो मैं भी कभी एम्प्लॉय था और आज मैं भी एक फाउंडर हूँ, लेकिन वही वैल्यूज कैरी करना एक तो ये एक पंचलाइन हो गई, जो एम्प्लॉयमेंट में सक्सेसफुल नहीं है वो कभी फाउंडर नहीं बन सकता। हाँ, वो उसको मुश्किल है। कुछ एक्सेप्शन में जरूर मानता हूँ हैं, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। तो कुछ लोग हैं जो आपको मिल जाएंगे अगर आप देखोगे, जो अच्छे एम्प्लॉयज नहीं थे लेकिन बाद में सक्सेसफुल फाउंडर्स बने, लेकिन उन्होंने बहुत सारी लर्निंग भी करी होगी। अगर आप उनसे बात करो, मैंने ऐसे कुछ लोगों से एक्चुअली भी बात की है, लेकिन उन्होंने माना है कि उन्होंने बहुत कुछ चेंज किया फाउंडर बनने के बाद। जब वो एम्प्लॉय थे तब जैसे डिसिप्लिन में एक आपको एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं किसी से बात कर रहा था और उनका जो डिसिप्लिन का रिकॉर्ड था वो कभी अच्छा नहीं था जब वो एम्प्लॉय थे। फिर वो फाउंडर बने, शुरू में वो उसी तरीके से अपनी कंपनी भी चला रहे थे और उन्हें बहुत खुद ही स्ट्रगल होने लगी, क्योंकि खुद डिसिप्लिन नहीं होंगे तो एम्प्लॉय आपके नीचे डिसिप्लिन नहीं होंगे। तो वो जना जो अपनी जॉब में 11:30-12 बजे ऑफिस आता था,
जब वो फाउंडर बन गया उसके 6 महीने बाद वो जना 9:30 बजे अपने ऑफिस में, उसका रूल था कि मैं कुछ भी हो जाए मैं 9:30 बजे से पहले आ जाऊंगा, क्योंकि वहीं से आपके एम्प्लॉयज का डिसिप्लिन बनता है। बिल्कुल। तो उस जने ने अपने बारे में चेंज करी। तो कई बार लोग देखते हैं कि अच्छा ये जना अनसक्सेसफुल एम्प्लॉय था, सक्सेसफुल फाउंडर है, बट शायद लोग ये नहीं देखते उसने अपने आप को बहुत कुछ चेंज कर लिया, उसके बिहेवियर, उसके हैबिट्स, उसकी वैल्यूज बदल चुकी हैं अब, तो इसलिए वो सक्सेसफुल हो पाए। बेसिकली को मैसेज भी हो जाता है ना कॉमन, आपके जो लोग आपको देखते हैं जी। कि हाँ इसका ये सिस्टम है, ये डिसिप्लिन, तो लोग अपने आप अटैच हो जाते हैं। अटैच, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब बेसिकली अब आप ये बताइए एक्स स्केल में, जैसे आपने प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर ली जो अपने इंडियंस में कल्चर में जो आपने बिजनेस में आइडेंटिफाई, तो मतलब अब आप एक्स स्केल में एग्जैक्टली क्या सॉल्यूशन देते हैं और क्या क्या ऐसी सर्विसेज हैं जिससे एक्चुअल में स्टार्टअप्स को या बिजनेस को या कॉर्पोरेट्स को एक आपकी हेल्प हो रही है और लोग अपनी चीज़ें अपनी कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं, बिजनेस को एस्केलेट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए एक्सकेल एक कंसल्टिंग फर्म है और एक कंसल्टिंग फर्म की तरह ही काम करती है। तो जब भी कोई कंपनी हमारे पास आती है, अब हमारे पास कुछ छोटी कंपनीज हैं जो शायद कुछ करोड़ में टर्नओवर करती हैं, और कुछ कंपनीज हैं जो कई 100 करोड़ में टर्नओवर कर रही हैं, है ना। तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आईपीओ बाउंड हैं, है ना, बहुत बड़ी कंपनीज हैं। हर कंपनी की अपनी समय पे एक अलग प्रॉब्लम होती है। छोटी कंपनी की प्रॉब्लम बिल्कुल अलग है, उसकी है कि कैसे कुछ शुरू के कस्टमर एक्वायर करूं, कैसे इसको एक कुछ पहले सेल्स के लोग हायर करूं, है ना, उनकी ये दिक्कत है। जो बड़ी कंपनीज हैं जिनके पास आज 100, 150, 200 सेल्स एम्प्लॉयज हैं, है ना, सेल्स और मार्केटिंग एम्प्लॉयज, उनकी दिक्कत बहुत अलग है। उनका कहना है इतने सारे एम्प्लॉयज हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी का इशू है, ये आपस में जो मार्केटिंग काम कर रही है, सेल्स उसको कहती है कि मार्केटिंग बेकार काम कर रही है, मार्केटिंग कहती है हम तो काम अच्छा कर रहे हैं, हम तो लीड जनरेट कर रहे हैं, सेल्स को क्लोज करना नहीं आता। ये आपस में ब्लेम कर रहे हैं एक दूसरे को, काम कोई नहीं कर रहा, है ना। हम जो प्लानिंग करते हैं उस प्लानिंग के साथ कोई चलता नहीं है, सब अपना अपना करने लगते हैं। तो ना कोई प्रोसेस है, ना कोई स्ट्रक्चर है, ना एक दूसरे के साथ एक कोलैबोरेशन है। इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, सबकी प्रॉब्लम अलग है। तो देखिए ये जो बिजनेस है, ये एक डॉक्टर के बिजनेस की तरह है। ऐसा नहीं कि हर जन आया तो हमने उसको पैरासीटामोल दे दी, है ना। तो हर जने की सबसे पहले समझना पड़ता है उसकी प्रॉब्लम क्या है, किस स्टेज पे है वो, किस जर्नी पे है वो। सबसे पहले सबसे ज़रूरी प्रॉब्लम्स क्या हैं जो सॉल्व करना चाहता है, उसको हम समझते हैं और उसके हिसाब से हम एक प्लान डिज़ाइन करते हैं। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल देके बता सकता हूँ। तो जैसे एक बड़ी कंपनी है जिसके साथ हम काम कर रहे थे, उनके साथ क्या दिक्कत थी कि उनके साथ उनके सेल्स और मार्केटिंग, जो मैंने भी एग्जांपल लिया, उनके प्रोसेस ब्रोकन थे। तो बहुत सारी मार्केटिंग लीड जनरेट करता था, लेकिन वो सेल्स में जाती थी लेकिन कन्वर्ट कुछ नहीं होता था, है ना। तो कॉस्ट जो सेल्स की तो बहुत हाई थी, कंपनी इस चक्कर में थोड़ा लॉसेस में जा रही थी। तो वहाँ से उनकी ना पूरे सेल्स और मार्केटिंग को इंटीग्रेट करना, जहाँ पे आप बात कर रहे थे सीआरएम सिस्टम और टेक्नोलॉजी, वहाँ पे हम उनके यहाँ पूरी एक टेक्नोलॉजी लेयर हमने डिप्लॉय करी कि कैसे एक एक जना जिसको आप रीच आउट कर रहे हैं उसकी पूरी जर्नी ट्रैक होगी। तो एक मार्केटिंग का एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में है कि कस्टमर टच पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट। तो क्या होता है, जब एक नया प्रोडक्ट आप देखते हो तो आप पहली बार में कभी नहीं खरीदते, राइट। या आप भी अपने लाइफ में देख सकते हैं, कभी भी आप कोई नई चीज़ देखो पहली बार में आप कभी नहीं खरीदोगे। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आप उसको देखते हो। और इसके पीछे एक और बड़ी अच्छी स्टडी हुई जिन्होंने बताया कि अगर आप एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग मीडियम्स पे 3 से ज़्यादा बार देखते हो तो आप उसको ब्रांड की तरह रिकॉग्नाइज करते हो। आप इसको एग्जाम्पल की तरह लें, अगर आप एक ऐड को फेसबुक पे देखें, थोड़े दिनों बाद आप न्यूज़पेपर में उसका ऐड देखें, और तीसरे दिनों बाद सड़क पे जाने एक बड़ा सा बिलबोर्ड लगा देखें, बड़ा या छोटा, 3 अलग अलग जगह पर, 3 अलग अलग मीडियम पे अगर आप उस चीज़ को देखेंगे 3 अलग अलग बार, तो आप उसको एक ब्रांड मानने लगते हैं, है ना। लेकिन अगर वही ऐड आप 3 बार सिर्फ फेसबुक पे देखें तो आप उसको ब्रांड नहीं मानेंगे, बाय द वे आपको ये भी मैं बताऊं, है ना। बिल्कुल। तो ये सारे मार्केटिंग और ब्रांडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट। अक्सर कंपनीज को ये नहीं पता होते। नहीं, तो ये कंसेप्ट आपको मतलब कहाँ से लर्न हुए और कैसे, मतलब वो वाली बात हुई? हाँ, तो देखिए बहुत सारी स्टडीज हुई हैं। मार्केटिंग अपने आप में कितना वास्ट फील्ड है, सेल्स और मार्केटिंग। आप अमेज रह जाएंगे अगर मैं आपको इसके अराउंड इतना डेटा पब्लिश हुआ है। इंडिया में तो कम हुआ है, बाहर इतना इस पे रिसर्च हुआ है। तो बेसिकली आपने जो जॉब प्रोफाइल में जब काम किया तो उससे आपकी ये उसी की लर्निंग। हाँ, जो मेरे 20 साल की, तो एक्सेल में मैं कुछ भी अलग नहीं कर रहा जो पिछले 20 साल में नहीं किया। जो 20 साल कॉर्पोरेट में किया वही लर्निंग अब इंडियन कंपनीज को हम ट्रांसलेट करके दे रहे हैं।
तो बेसिकली हम कोई री इन्वेंशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उन चीज़ों को चेंज ज़रूर कर रहे हैं जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लाते समय। बट ये वही लर्निंग्स हैं जो पिछले मैंने 20 साल में हम कॉर्पोरेट्स के लिए, बड़े बड़े ग्लोबल एमएनसीज के लिए करते आ रहे हैं। कैसे एक एक ईजी टू डाइजेस्ट फॉर्म में हम इंडियन कंपनीज को दें, छोटी और बड़ी, ये यही है सर। फिर भी क्या होता है ना, हाँ। अब मैं आपसे तो यही पूछूंगा बिल्कुल। कि कॉमन कुछ बताइए ऐसा जो सेल्स के लिए भी हो, सेल्स के लिए अलग बता सकते हैं, बिल्कुल। मार्केटिंग की अलग, तीन ऐसी गलतियां हाँ। जो इंडिया में हो रही हैं और ऐसी गलतियां इंटरनेशनली नहीं होती। देखिए गलतियां सब जगह हो रही हैं, अच्छा। कहीं ज्यादा हो रही हैं, कहीं कम हो रही हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप सेल्स में 3 ऐसी मेजर हाँ। गलतियां बता दीजिए हाँ। जो अभी आप पिछले इतने टाइम से कर रहे हैं। 4 साल तो आपको एक्स स्केल में हाँ, हो गए हाँ, हैं हाँ, और हाँ, 20 तो साल आपने कॉर्पोरेट में गुजारे हैं। हाँ। तो मेजर 3 बड़ी गलतियां सेल्स में, हाँ। 3 बड़ी गलतियां मार्केटिंग में। अच्छा चलिए मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ आपको। दो हर कॉन्टेक्स्ट में मैं बताऊँ चीज़ें बदल जाती हैं, एज आई सेड कि हर बीमारी अलग है, उसका इलाज अलग है। लेकिन एक सबसे बड़ी इशू जो हमने देखा है, प्रोसेस का एक इशू है, तो राइट कि ज़्यादातर कंपनीज के पास एक सही प्रोसेस नहीं है। तो ये सबसे एक कमी आपको सेल्स का प्रोसेस नहीं है। राइट। प्रोसेस सर बनाने के बाद भी ना, हाँ, मेरे को ऐसा लगता है प्रोसेस से ज्यादा प्रॉब्लम पता क्या होती है, इम्प्लीमेंटेशन। हाँ। तो नहीं तो प्रोसेस अगर बना हुआ है कहीं पेपर पे तो फॉलो नहीं हो रहा, आप ये हाँ। भी मान सकते हैं। तो प्रोसेस जब नहीं है इसका मतलब है कि ग्राउंड पे प्रोसेस नहीं है, है ना। पेपर पे अगर बन भी गया तो फॉलो नहीं होता या है ही नहीं वो प्रोसेस कहीं, है ना, तो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। एक ये इशू है। दूसरा इशू जो है वो है टेक्नोलॉजी अडॉप्शन का। ये इंडिया में बहुत ज़्यादा है बाहर से। तो अगर आप पूछे इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम, जो बाहर वाले कम गलती कर रहे हैं और यहाँ वाले तो बहुत ही मेजर, टेक्नोलॉजी को इनफ अडॉप्शन नहीं है सेल्स एंड मार्केटिंग टेक्नोलॉजी का। हर चीज़ के पीछे लोग लगा दिए जाते हैं। यहाँ पे शायद हेड काउंट की कॉस्ट कम है, तो जैसे मुझे डेटा कंपाइल करना है तो मैं एक टूल लगाने की जगह 3 बंदे को बैठा दूंगा, वो बेचारा एक्सेल शीट में 3 लोग लगे हुए हैं। लेकिन वो कभी वो रिजल्ट नहीं दे सकते जो एक सीमलेस इंटीग्रेटेड जो आपका एक मार्केटिंग टूल दे सकता है। सो मार्केटिंग टेक्नोलॉजी और सेल्स एंड मार्केटिंग टेक्नोलॉजी अडॉप्शन जो है ना, ये इंडिया में बहुत ही बड़ा बॉटलनेक है। शायद इसकी सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ पे लेबर या हेड काउंट कॉस्ट कम होना सबसे बड़ा इसका रीज़न है, और ये बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है हमारा, क्योंकि ना हम एक इंटीग्रेटेड जर्नी नहीं देख पाते। तो जैसे क्या होता है आज के टाइम में, जैसे 3 टच पॉइंट की बात करी, कैसे पता लगाओगे आप बिना सेल्स एंड मार्केटिंग के सही टूल्स के कि उस कस्टमर ने 3 बार आपके ब्रांड से इंटरेक्ट करा या नहीं करा, है ना। तो आपको अब इसे ह्यूमन कैसे मैनेज कर सकता है, राइट। इतना डेटा आप कंपाइल कर करके कहाँ एक्सेल शीट्स में रखोगे, राइट। और 3 अलग अलग टूल से डाउनलोड भी कर लोगे तो आप उस डेटा को मर्ज करने में, मर्ज करके उससे कोई मीनिंगफुल इंसाइट निकालने में, इंसाइट निकालने के बाद उसको रीच आउट करने में इतना समय लगा दोगे, तब तक तो कस्टमर कुछ और खरीद भी चुका होगा। ग्रेट। ये रियल टाइम चाहिए, मतलब उसका जो एफर्ट्स किए हैं उसका आउटपुट नहीं मिल रहा, आउटपुट नहीं मिल रहा, रियल टाइम नहीं मिल रहा, बहुत डिले हो रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी से ये प्रॉब्लम आप सॉल्व। फास्ट जमाना है ना, अगर फास्ट जमाना है तो आपको 2 मिनट मैगी वाला हिसाब किताब चाहिए। रील का जमाना है। हाँ जी। तो भाई आज जो यंगस्टर हैं, जेन जी हैं, वही तो जॉब कर रहे हैं ना। आज यंग जो मार्केटिंग टीम में कौन है, हाँ। जो एक्चुअली एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या है कि जब तक रियल टाइम चीज़ें नहीं मिलेंगी और 10 लोग लगा के जो इनपुट निकाल रहे हैं वो आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, तो फायदा नहीं है ना उसका। यही सबसे बड़ी मिस्टेक हो रही है। हाँ। कि प्रोसेस तो बन जाते हैं। मान लो कोई कंसल्टेंट को हायर करके आपने सेल्स और मार्केटिंग के प्रोसेस बना लिए, फिर आप इंप्लीमेंट कराने में फंस जाते हो, टेक्नोलॉजी का प्रॉपर अडॉप्शन नहीं होता, तो फिर वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाता। एग्जीक्यूट नहीं होता। तो इसीलिए जो आपने बात कही कि प्रोसेस बन जाते हैं, जो एग्जीक्यूशन है उसका आउटपुट इसलिए नहीं आता है तो एग्जीक्यूट नहीं होते, या मैनुअली आप करते हो तो फिर आप उसी में इफेक्ट खत्म हो जाता है। और फिर इतना मैं देख रहा हूँ ना, मुझे भी आइडिया है इस मामले में। क्या होता है, कस्टमर एक्वायर करने का सिस्टम बन गया तो रिटेन करने का सिस्टम नहीं है। बिल्कुल, रिटेन करने का सिस्टम बन गया तो फीडबैक का सिस्टम नहीं है। उसको एसोसिएट प्रोडक्ट बेचने का सिस्टम नहीं है। उसने एक प्रोडक्ट खरीद लिया, उसके साथ सिस्टम तो ये होना चाहिए 4 प्रोडक्ट और बेचने हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इसको अपसेल क्रॉस सेल बोलते हैं हमारी भाषा में। तो यही बिल्कुल आपके पास कस्टमर सेट है। अभी हम एक कंपनी के साथ काम कर रहे थे, उनके बहुत ही अच्छा कस्टमर सेट था, बहुत ही अच्छा, राइट। लेकिन ना ज्यादातर एक प्रोडक्ट यूज कर रहा था। उनके पास कम से कम 14 प्रोडक्ट हैं उस कंपनी के पास, राइट।
एक कोई भी कस्टमर एक या दो से ज्यादा प्रोडक्ट यूज ही नहीं कर रहा। अब कितना आसान होता, मैं हर प्रोडक्ट के लिए मैं नए कस्टमर जा जाके ढूंढ रहा हूँ, इतना मार्केटिंग बजट खर्च कर रहा हूँ। अच्छा ये होता कि मैं इन कस्टमर के डेटा को, इनके यूसेज पैटर्न को एनालाइज करता, है ना, और देखता इस यूसेज पैटर्न के हिसाब से जो दो प्रोडक्ट मेरे यूज कर रहा है, तीसरा बेस्ट फिट प्रोडक्ट कौन सा होगा, और ऑटोमेटिकली उसको रिकमेंड करता। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम ही आपने नहीं बनाया। रिकमेंड करके और वो लेता भी, उसको बेसिकली अडॉप्ट भी करता है, ट्रस्ट फैक्टर आपका खत्म बिल्ड हो गया ना वहाँ पे। करेक्ट, क्योंकि वो तो आपका तो एग्जिस्टिंग कस्टमर है। और दूसरी बात, उसने ये भी इस बात को वैल्यू करेगा कि आज आपने मेरी प्रॉब्लम को समझा, है ना, कि आपको अगर दो चीजें आप यूज कर रहे हो, राइट, अगर आप जैसे एग्जांपल लें, आज हम इस पॉडकास्ट पे बैठे हैं, राइट, मैं माइक है, एक कैमरा है, अगर यही कंपनी तीन चीजें बना रही हो तो उसको पता होना चाहिए स्टैंड की अब अगली जरूरत पड़ने वाली है। बिल्कुल, वो इसी को बोलते हैं ना कि देखो, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, प्रोडक्ट से प्यार नहीं होना चाहिए किसी भी बिजनेसमैन को। बिल्कुल, प्रोडक्ट तो रिवर्स इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन से डेवलप करने हैं नीड के हिसाब से। बिल्कुल, वो चीज है। बिल्कुल। तो आपको कस्टमर की जर्नी समझनी पड़ेगी, उसके पेन पॉइंट समझने पड़ेंगे, और उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करना पड़ेगा, है ना। तो ये सब चीजें करने के लिए तब कर सकते हो जब आपके पास एक बहुत हाई क्वालिटी रियल टाइम डेटा हो, और उसको आप रियली एनालाइज कर रहे हो एवरी टाइम। अच्छा, कस्टमर इस रीजन में ये खरीद रहा है, उस रीजन में ये खरीद रहा है, जिसने एक प्रोडक्ट एक्स खरीदा है उसके वाई खरीदने के चांसेस ज्यादा है, जिसने ए खरीदा है उसके सी खरीदने के ज्यादा हैं। तो जब तक आप ये सारी एनालिटिक्स नहीं लगाओगे, और ये इंडिया में एक बहुत ही बड़ा मिसिंग फैक्टर है, मतलब जो गेम चेंजर है, मतलब जो बाहर की कंपनीज जो बहुत अच्छा कर रही हैं और जहां हम शायद बहुत पीछे हैं उनसे। मैं अपने स्टार्टअप्स को भी यही समझाता हूँ, न्यू एज सेल्स मेथड। यस, स्टार्टिंग में सिर्फ एक प्रोडक्ट आपको सक्सेसफुल बनाना है, जो ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो आपको कम कॉस्ट करे, वैल्यू ज्यादा दे। बिल्कुल। एक बार आपने उससे कस्टमर बेस बना लिया, फिर आप अपने प्रोडक्ट, प्रीमियम प्रोडक्ट उतार दो, आपका स्टार्टअप यूं फ्लोरिश हो जाएगा। बिल्कुल। और फिर नीरज जी काम आएंगे उसको एक्सेलरेट करने के लिए। तो दूसरी क्या प्रॉब्लम नीरज जी? पहली तो चलो हमारी आईटी सॉल्यूशन, एक जो IT हाँ, solution सर एक तो टेक्नोलॉजी, एक प्रोसेस हो गई, एक प्रोसेस हो गई, एक टेक्नोलॉजी हो गई, है ना। अगर आप इन दो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, मैं आपको मानता हूँ आप 90% एफिशिएंसी आप गेन कर सकते हैं। बाकी बहुत छोटी छोटी चीजें आएंगी हर कंपनी के वो हिसाब से। 80-20 रूल लागू हो जाता है ना। बिल्कुल, 80-20 20% एफर्ट लगा के 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो आप, हाँ, तो इसको छोड़ के कहीं और भी ध्यान दिया जा सकता है। बिल्कुल। तो नीरज जी, मैं आपसे, चूंकि आपकी मैंने वेबसाइट देखी थी एक्स स्केल ग्लोबल करके भी, जी जी, उसमें आप अपने आप को एक एक्सेलरेटर के तौर पर प्रेजेंट करते हैं जी। तो मैं चूंकि स्टार्टअप कंसल्टेंट हूँ और मैं जानता हूँ कि एक्सेलरेटर क्या होता है, इंक्यूबेशन क्या होता है, सीड फंडिंग क्या होती है, वीसी क्या होती है, जी। लेकिन मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहता हूँ कि आप किस बिजनेस को किस तरीके से देखते हो, किसको आप स्टार्टअप मानते हो, किसको आप एक्सेलरेट करने के काबिल मानते हो, किसको आईपीओ के काबिल मानते हो, किसको वीसी के काबिल मानते हो, किसको एंजल इन्वेस्टिंग के काबिल मानते हो, क्योंकि स्टार्टअप वर्ल्ड में ना इन टर्म्स को लेकर बड़ी कंफ्यूजन सी है। जी। स्टेजेस का बहुत लोगों को पता नहीं होता। हाँ। ये कि कब मैं एक्सेलरेटर के पास जाऊं, कब मैं इंक्यूबेशन के पास जाऊं, कब मैं वीसी के पास जाऊं, कब मैं आईपीओ के लिए जाऊं, लोगों को नहीं पता होता। बिल्कुल। तो इसके बारे में मैं आपसे समझना चाहूंगा। जी श्योर। तो एक तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इसको लेके बहुत कंफ्यूजन है, और आई थिंक जिम्मेदार सभी हैं, क्योंकि बहुत सारे जो, जैसे एक्सेलरेटर की मैं बात करूं, बहुत सारे एक्सेलरेटर हैं वो काम कर रहे हैं जो एक्चुअली इंक्यूबेटर, बाय डेफिनेशन इंक्यूबेटर को करना चाहिए। ओके। बट मैं आपको बाय डेफिनेशन बताता हूँ जो ग्लोबली एक्सेप्टेड नॉर्म है। बाकी तो हर मार्केट अपनी तरह से चीज़ों को देखता और रिस्पॉन्ड करता है। इंक्यूबेटर वो होता है जो प्रोडक्ट तैयार होने से पहले आता है। जब आपके पास प्रोडक्ट पूरा तैयार नहीं है, आपके पास एक आइडिया है या छोटा मोटा आपने कुछ पीओसी बनाया हुआ है, बट प्रोडक्ट नहीं है आपके पास, आपको बिल्कुल एक इंक्यूबेटर के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो इंक्यूबेट करके आपको प्रोडक्ट जर्नी में हेल्प कर सकता है। इसमें सेलेक्ट आप क्या कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं कौन सा इंक्यूबेटर उसमें स्पेशलाइज करता है। जैसे कि हो सकता है अगर आप डीप टेक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो एक एक डीप टेक एक्सेलरेटर के पास जा सकते हैं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी जैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आईआईटी कानपुर का एक साइबर सिक्योरिटी इंक्यूबेशन सेल है, वो सिर्फ साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप को ही कर रहा है, तो आपको वहां जाना चाहिए। तो इंक्यूबेटर बहुत प्रोडक्ट स्पेसिफिक होता है, सर्विसेज को वो एंटरटेन नहीं करेगा। नहीं, सर्विसेज को कोई भी नहीं करता, सभी प्रोडक्ट पे इंक्यूबेटर सिर्फ प्रोडक्ट के ही लिए होते हैं। मतलब एक
अच्छा इंक्यूबेटर मिल जाएगा तो उसको एक आगे की जर्नी में हेल्प हेल्प हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने अगर देखिए ना वहाँ पे, अगर मैं साइबर सिक्योरिटी आईआईटी कानपुर के साइबर सिक्योरिटी इंक्यूबेटर की बात कर रहा हूँ जैसे, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे करीब 40 कंपनीज हैं, बहुत सारे इकोसिस्टम बन चुका है, बहुत सारी चीज़ें बन चुकी हैं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए होता है वो है वहाँ पे, है ना, टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल है ना, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें जब हैं तो आपको फ़ायदा करेंगी, और एक ही जगह पे इतना सारा साइबर सिक्योरिटी का सेटअप है, तो जो कंपनीज हैं वो वहाँ से एंगेज हो रही हैं, जो साइबर सिक्योरिटी कंपनीज हैं, तो आप कस्टमर्स पे मिल सकते हैं ओके शुरू के, है ना। तो इनक्यूबेटर का काम है, प्री प्रोडक्ट जो स्टार्टअप्स होते हैं वो वहाँ पे जाते हैं अपने प्रोडक्ट को अपने आइडिया को एक प्रोडक्ट तक ले जाने के लिए, ठीक है। पर इंडिया में इंक्यूबेटर इस तरीके से काम कर भी पा रहे हैं? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंक्यूबेटर से जब मैं मिलता हूँ ना, हाँ। तो वो पता क्या कहते हैं कि मतलब फंड्स देना हमारा काम है, वो भी हम पूरी तरीके से नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाते, और सपोर्ट जैसे कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स हैं वो लेना ही नहीं चाहते। उनका मकसद ये रहता है मेन की फंड्स मिल जाए हमें। मेन मतलब इंक्यूबेशन इंडिया में तो ये समझा जाता है कि भाई एक स्टार्टअप है, क्योंकि जैसे स्टार्टअप आज की डेट में देखिए न्यूज़पेपर में लोगों को पढ़ पढ़ के ना कि 2 मिलियन की फंडिंग हुई, 4 मिलियन, तो वो स्टार्टअप का मतलब हो गया है कि मतलब जैसे ठंडा मतलब कोका कोला, वैसे स्टार्टअप मतलब फंडिंग। तो वो इंक्यूबेशन के पास भी जाते हैं ना, तो जी फंडिंग दे दो हमें, वैसे दे दो, और ये गलत माइंडसेट है, मैं आपको बताऊंगा। तो और देखिए क्या है, इंक्यूबेटर कुछ पैसे देता है, हर इंक्यूबेटर, ज्यादातर इंक्यूबेटर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसका पर्पस यही है कि आपके पास एक आइडिया है, उसको प्रोडक्ट तक ले जाने के लिए 2 चीजें चाहिए आपको, कुछ कैपेबिलिटी और कुछ मनी। वो कुछ मनी उन्होंने उनको दे दिया, ठीक है ना। ठीक है। तो ये काम था इंक्यूबेटर का कि दोनों चीजों का एक छोटा छोटा कॉम्बिनेशन आपको प्रोवाइड कर दे। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत सारी स्टार्टअप इंक्यूबेशन को सोचती हैं कि थोड़ा सा कुछ तो पैसा मिल जाए, तो जाके वो पैसे ही मांगती हैं, लेकिन उनसे वो गाइडेंस की एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। हाँ। अगर वो इवन मैंने देखा है, मतलब वहां पे लैब बनी हुई है, पूरा है, यहाँ बैठो, आपको चैम्बर दे रखा है, ये स्टार्टअप यहाँ पे है, लेकिन वो आधे चैम्बर खाली पड़े, वो है ही नहीं वहां पे। हाँ, क्योंकि ज्यादातर फाउंडर्स का, आपने बिल्कुल ठीक कहा, माइंडसेट ये बन गया है कि जाओ कुछ पैसे लो, आता हमें सब कुछ है। ये थोड़ा सा मैं एक दिक्कत कहूंगा कि जो इंडियन इकोसिस्टम में थोड़ा ज्यादा है, मतलब मैंने बाहर यूएस कनाडा में ये दिक्कत कम देखी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जबकि देखो उनका एजुकेशन सिस्टम ज्यादा है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा है, लेकिन वहां पे जो लोग इंक्यूबेट होते हैं वो बड़ा डिलीजेंटली अपने इंक्यूबेटर्स एक्सेलेरेटर्स के साथ काम करते हैं, है ना, उनकी पूरी स्किल्स नो हाउ को यूज करते हैं। यहाँ पे एक ऐसा सा माइंडसेट बन गया है कि इंक्यूबेटर का मतलब है कुछ प्री सीड फंडिंग मिल जाएगी बस हमें, बाकी तो हम अपना, हमें सब आता है। तो वो प्री माइंडेड से चलते हैं, उसको एक बेसिकली अडॉप्शन की स्टेज पे जाना चाहिए कि भी हम अपने आइडिया को बताएं, उससे अडॉप्ट भी करवाएं, हाँ, और फिर उससे फंड और ये एंजल इन्वेस्टर के पास जाना है तो गाइडेंस चाहिए, लेकिन इंक्यूबेटर जो गाइडेंस दे रहा है उससे गाइडेंस लेनी नहीं है। बट इसको ना एक और भी मैं कहूँगा बात, काफ़ी सारे इंडिया में इंक्यूबेटर और एक्सेलेरेटर सब स्टैंडर्ड है, मैं बड़ा ऑनेस्टली बात बताना चाहूँगा। तो कुछ हद तक कुछ केसेस में फाउंडर्स की गलती इसलिए नहीं है कि शायद 90% इंक्यूबेटर एक्सेलेरेटर जो है वो सब स्टैंडर्ड है, यानी उनके पास कुछ देने की, कुछ सिखाने की कैपेबिलिटी अपने आप में ही नहीं है, ये दिक्कत है। और इसकी वजह से जो बेचारे 10% करना भी चाह रहे हैं वो उनको भी उसी उसमें कर लेते हैं। बट मैं कहूँगा जैसे आईआईटी के इंक्यूबेटर्स हैं, आईआईएम का इंक्यूबेटर है, राइट, मैं इनके साथ एसोसिएटेड भी हूँ कुछ हद तक, इनकी हम गाइड करते हैं, इनको मदद करते हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इनके साथ जो फाउंडर्स भी जुड़े हैं उनको शायद वो सपोर्ट वो आती हुई दिखती है, वो नॉलेज दिखती है, इसलिए शायद वो उनके साथ जुड़ने में अपना फायदा वो करते हैं। बाकी शायद लोग फाउंडर्स को लगता है अपना टाइम वेस्ट करेंगे अगर हम इंक्यूबेटर के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि इनको खुद ही कुछ नहीं आता। तो एक ये दोनों तरफ की प्रॉब्लम है कि इंक्यूबेटर की क्वालिटी और फाउंडर का माइंडसेट, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये दोनों मिलके ये परसेप्शन, इसलिए ये जो अच्छे इंस्टीट्यूट है ना, आईआईएम और आईआईटीज वगैरह, इनके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अच्छा इंक्यूबेशन ये चाहते भी हैं और मिल भी जाता है। तो मतलब पब्लिक के माइंडसेट में ये बना हुआ है कि यार फंडिंग तो इन्हीं लोगों को मिलती है, क्योंकि आज की डेट में तो इंक्यूबेशन हर कॉलेज में खुल गए हैं, हर कॉलेज में। और लेकिन अब वो वैसा कल्चर तो है नहीं। अब वहाँ पर तो आईआईएम है या ये आईआईटीज वगैरह हैं, वहाँ तो कल्चर है उस तरीके का। सबको एक वो अपना
इंक्यूबेशन सेंटर को अपना वो एक स्टैंडर्ड रेज करने की बात है, हाँ, ताकि उनको वो raise सारी भी चीजें नॉर्मल सबको रीच आउट भी हो जाए सबको मिल और सके। दोनों से फीडबैक भी, मतलब चीजों में इम्प्रूवमेंट आ जाए। जी जी जी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। एंजल इन्वेस्टिंग की बात आपसे समझ में आ गई कि एंजल इन्वेस्टर के पास किसको जाना चाहिए, इंक्यूबेशन के पास किसको जाना चाहिए। अब बात आती है वीसी के पास किसको जाना चाहिए। तो वीसी के पास अगर आप देखिए, वीसी के पास कई बार कुछ वीसीज हैं और कुछ खास यूज केसेस में वो प्री प्रोडक्ट भी फंडिंग कर देते हैं, बट ये अच्छा। रेयर है। अच्छा। बट ये रेयर है, बट होती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है। बट अच्छा। ज़्यादातर वीसीज ढूंढते हैं कि अगर प्रोडक्ट बन गया है, कुछ थोड़ा ट्रैक्शन है मार्केट में, यानी इसको बोलते हैं पीएमएफ, प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव हो गया है। अच्छा। कुछ कस्टमर्स हैं, कुछ पेइंग कस्टमर्स हैं, वहां से वीसी ज़्यादा इंटरेस्टेड होना आपको दिख जाएंगे। तो एक वो जगह है जहाँ पे उनको वीसीज के पास जाना चाहिए। तो वीसी फर्स्ट स्टेज फंडिंग कर देते हैं, जैसे एंजल बहुत। इन्वेस्टिंग भी नहीं हो रखी है तो भी? बहुत रेयर, मैंने कहा, मतलब 0.01% केसेस में। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, इंडिया में वैसे भी कम है, बाहर थोड़ा ज्यादा है, जो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट हैं। अपने ओपन एआई, चैट जीपीटी का आजकल सबने नाम सुना है ना? जी जी जी। चैट जीपीटी की जो इनिशियल फंडिंग है, अगर आप उनको उसकी जर्नी देखें, प्रोडक्ट बनने से पहले करीब $300 मिलियन की फंडिंग रेज कर चुके थे। उनका पहला प्रोडक्ट जब लॉन्च हुआ उस समय तक $300 मिलियन की फंडिंग आ चुकी थी, क्योंकि प्रोडक्ट इतना कॉम्प्लेक्स है, बनाने में उतने पैसे लगने थे। वीसीज को बात समझ में आ गई, एंजल इन्वेस्टर तो 300 मिलियन फंड कर नहीं सकता, वो कर ही नहीं सकता, सही है ना, बात है। इंक्यूबेटर कर नहीं सकता। हाँ। तो बड़े वीसीज ने पार्टिसिपेट किया हुआ है उसमें, बड़े कॉर्पोरेट हाउस, माइक्रोसॉफ्ट ने खुद इन्वेस्ट किया हुआ है उसमें। वो रिसर्च बेस्ड जो डीप टेक है, वहाँ पे ना प्री प्रोडक्ट वीसी इन्वेस्टिंग हो रही है और होती है, बट बाकी ज़्यादातर कंज्यूमर प्रोडक्ट में आपको ये नहीं मिलेगा, और नॉन कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स में आपको ये फंडिंग नहीं मिलेगी। तो जब आपका प्रोडक्ट बन गया, तो अर्ली ट्रैक्शन स्टेज पे आप एक्सेलेरेटर के पास जा सकते हैं। बेसिकली मतलब इस पे हम ये भी देख सकते हैं कि इनोवेटिव कुछ है, हाँ, तो उसमें आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हो कि भी जो मार्केट में अभी तक नहीं है और एक बिल्कुल न्यू है, इनोवेटिव कोई प्रोडक्ट नहीं, उसमें मेन बात यह है कि कितना मार्केट तक ले जाने के लिए, कस्टमर एक्वायर करने के लिए आपको कितने मनी की जरूरत है। जैसे चैट जीपीटी था, जब तक चैट जीपीटी जिस फॉर्म में, हमने फर्स्ट वर्जन आप सभी लोगों ने देखा होगा, जब तक उस फॉर्म में वो बनेगा नहीं, तब तक वो मार्केट में ले जाया ही नहीं जा सकता। वहां तक पहुंचने के लिए आपको 200-300 मिलियन डॉलर चाहिए, है ना, क्योंकि उससे पहले वो जा ही नहीं सकता मार्केट में। लेकिन अगर आपको एक छोटा कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाना है, राइट, जो बहुत कम कॉस्ट में बन सकता है, तो आप एक बहुत कम कॉस्ट में एक पीओसी करके उसकी टेस्टिंग करके देख सकते हो। आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट बनाना है कि आप एक्स को वाई से कनेक्ट कर रहे हो, है ना, तो उस केस में आप बहुत छोटा पीओसी कर सकते हो कि आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया, कुछ यूज़र से और कुछ सप्लायर से मिलके आपने उनको कनेक्ट करवाया। तो इसके लिए कोई बहुत मनी की ज़रूरत है नहीं कि आपको $10 मिलियन चाहिए, $2 मिलियन भी चाहिए। आप बहुत ही लोकल बेसिस पे कर सकते हो आपका प्लेटफॉर्म, बट आप दिखा सकते हो कि देखो ये यूज़र्स हैं, 10 यूज़र ने मेरे ये प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म से खरीद लिया, है ना, वहाँ पे आप फिर जा सकते हो। तो एक इनिशियल प्रोडक्ट मार्केट फिट एस्टेब्लिश हो गया, वहाँ पे आप जा सकते हो। तो अब बात आती है एक्सीलरेटर की। हाँ। जो आप हैं, हाँ। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अब एक्सीलरेटर के तौर पर यानी मैं सही समझ रहा हूं अगर, तो हाँ हाँ बोलिएगा, कि एक्सीलरेटर के तौर पर आपका रोल वहां से शुरू होता है जहां पर किसी को कोई एक लेवल पे पहुंच चुका है, अब उसका प्रोडक्ट भी सेट हो चुका है, बिजनेस भी थोड़ा बहुत सेट हो चुका है, अब उसको उस लेवल पे लेके जाना है एक्सेलरेट करके कि वो आईपीओ तक पहुंच सके। बेसिकली वही रोल हुआ ना? हाँ, तो देखिए एक्सीलेटर जो है, तो अगर आप एक्सकेल की बात करें तो एक्सकेल के 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट है जो हम कॉर्पोरेट एक्सेलेटर्स चलाते हैं, अच्छा, है ना, और एक पार्ट है जो हमारा कंसल्टिंग बिजनेस है। दोनों में अंतर मैं बता देता हूँ। एक्सेलेटर क्या होता है? एक्सेलेटर फिर भी थोड़ी अर्ली स्टेज पे होता है। अच्छा, जैसे अब हम एक हेल्थ केयर कंपनी के साथ एक एक्सेलेटर चला रहे हैं, ठीक है, वो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करती है। उसका पर्पस क्या है कि वो कंपनी, वो स्टार्टअप्स जो एक प्रोडक्ट बना चुकी हैं, राइट, थोड़ा बहुत कस्टमर्स हैं लेकिन अभी उनको थोड़ा ग्रो करना है, राइट, वो उस एक्सेलेटर में, अगर हेल्थ केयर के स्टार्टअप हैं तो वो उसमें आ जाती हैं। आने के बाद एक्सकेल अपनी उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि उनको गो टू मार्केट, सेल्स, मार्केटिंग का स्किल्स उनको प्रोवाइड करता है। इधर ये जो हेल्थ केयर कंपनी है जिसके साथ ही एक्सेलेटर बना हुआ है, वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि वो एक बड़ी कंपनी है ना, तो वो उसका जो उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो प्रोडक्ट हैं, हम उस प्रोडक्ट को उसमें प्लग भी कर देते हैं, तो वहां से ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है इमीडिएटली।
ठीक है ना। तो उसको और थोड़ी बहुत अगर फंडिंग की जरूरत होती है तो वो कॉर्पोरेट एक्सीलरेटर उनको दे सकता है ना। तो ये चीज़ें का जो कॉम्बिनेशन है, तो आपके पास अब जब आप छोटे हो यानी कि आपका प्रोडक्ट है, थोड़े बहुत कस्टमर्स हैं, वो एक अच्छा पॉइंट है एक्सीलरेटर के पास जाने के लिए। और एक्सीलरेटर में कहता हूँ फोकस्ड एक्सीलरेटर होना चाहिए। जेनरिक एक्सीलरेटर फिर उतना अच्छा काम नहीं करेंगे। तो उस एक्सीलरेटर के पास आप जाइए, वो एक्सीलरेटर आपको इंडस्ट्री नॉलेज आपको बेटर दे सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आपको बेटर दे सकता है ना, इनसाइट्स दे सकता है, ट्रेंड्स के बारे में बता सकता है, क्योंकि वो तो रिसर्च कर ही रहे हैं सारे, राइट। वो तो एक बड़ी कंपनी हो तो सारी उनकी रिसर्च हो ही रही है कि क्या क्या चीजें चल रही हैं, कहाँ क्या प्रोडक्ट, Basically, इसमें आपको जो चीजें आप लैक कर रहे हो वो भी आपको पता चल जाएगी। वो सारी आपको पता चल जाएगी। तो बेसिकली एक्सेलरेटर का काम कोई फंडिंग प्रोवाइड करना नहीं है, बेसिकली दो पार्ट में टूटा हुआ है। एक तो कंसल्टिंग करना कि आगे कैसे बढ़ना है, हाँ जे कर्व कैसे लाना है, बिल्कुल, और दूसरा ये कि अपना नेटवर्क देना, अपना नेटवर्क बेसिकली देना, हाँ, ताकि वो उसको आगे बढ़ा सके। उसको आगे बढ़ा सके। तो मेन काम ये है, फंडिंग ऑप्शनल है। कई बार कंपनीज हमारे पास आती है, उनको फंडिंग चाहिए नहीं होती। अच्छा, हाँ हाँ, वो कहती है नहीं फंडिंग तो ठीक है, क्योंकि एक्सीलरेटर एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ फंडिंग देता है। वो कहते हैं अगर आप हम थोड़ा ग्रो हो जाएं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमारा बढ़ जाए, कस्टमर एक्वायर हैं, तो देन विल डायरेक्टली रेज अ वीसी राउंड। खैर इस लेवल पर स्टार्टअप आते आते या कोई हाँ। बिजनेस आते आते उतना मैच्योर हो चुका होता है हाँ, कि क्यों उसको समझ जाए पता होता है कि कि क्या कब फंडिंग लेनी है, लेना, कब कब कंसल्टिंग नहीं। लेनी है, कब नेटवर्किंग यूज करनी है। बिल्कुल ग्रेट बिल्कुल। ग्रेट ग्रेट। तो ये हो जाता है ना। तो एक्सीलरेटर का ये रोल है। और उसके आगे प्योर कंसल्टिंग जर्नी शुरू होती है। जो और बड़ी कंपनीज आती हैं हमारे पास, वो प्योर कंसल्टिंग पे आती हैं। वो नॉट नेसेसरली, क्योंकि उनको खुद ही, अब जैसे मैं कह रहा हूँ, अब हमारे पास हमारे वो कस्टमर्स हैं जो खुद ही आईपीओ बाउंड हैं, है ना। तो वो उन्हें किसी एक्सीलरेटर में प्लग होने की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी और के साथ प्लग होने की जरूरत नहीं है। वो खुद बहुत बड़े हैं, उनकी अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे कंसल्टिंग साइड में सॉल्व कराने के लिए लेके आते हैं, जिनको हम सॉल्व करते हैं। वो तो खैर जो आईपीओ बाउंड कंपनियां हैं वो तो काफी हद तक ये समझ रही हैं कि अब किस तरीके के कंसल्टेंट चाहिए होंगे, हाँ, नेटवर्क बस। उनका बन चुका है। तो वो अलग अलग पिन पॉइंट पर या पेन पॉइंट पर वो अलग अलग कंसल्टेंट्स को हायर करती हैं कि Yes, भाई yes, ये yes, चीज़ें इस तरीके बिल्कुल से ऐसे करनी ही। है। तो वो आईपीओ पे ले जाने के लिए तो एक बड़ी टीम चाहिए बड़ी होती है, टीम चाहिए। बड़े कंसल्टिंग लेवल पे जाना होता है। जी। मुकेश जी वैसे इसके बारे में चूंकि मुकेश जी वैल्यूएशन में डील करते हैं, हाँ हाँ, मुझे तो ये मालूम बहुत है। सीरियस जानते मैं हैं। इसमें मतलब एक ये भी चीज जानना चाह रहा हूँ कि भाई जैसे सारी प्रोसेस आ गई, भाई उसने उनको वेट किया और किया, मतलब जो भी ये फंडिंग आती है तो मतलब कैसे फ्लो करेगी, मतलब क्या वैल्यूएशन बेसिस मतलब वो अडॉप्ट करते हैं या क्या चीज देखते हैं कि भाई मैं इसको फंड कर दूं, या एस्केलेटर भी जैसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये ठीक है, कॉर्पोरेट ठीक है, उसने स्टार्टिंग में, लेकिन मतलब उनको कैसे तो वीसी फंड करता है, क्या वैल्यूएशन पे करता है, क्या टर्म्स होती हैं और कहाँ पे चैलेंजेस भी आते हैं। ये तो है नहीं कि भी वो दोनों एग्रीड कर जाए, फाउंडर्स भी और वीसी भी दोनों को बेसिकली एग्रीमेंट होना चाहिए। तो देखिए, वैल्यूएशन इसमें सबसे ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि वैल्यूएशन पे एग्री करना बहुत ही सबसे मुश्किल यही होता है, आई थिंक, मेरे हिसाब से। और वैल्यूएशन के देखिए कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट्स जो हैं, जो एस्टेब्लिश्ड कॉन्सेप्ट्स हैं बड़ी कंपनीज के लिए, जैसे डीसीएफ मेथड है ना। डीसीएफ मेथड स्टार्टअप पे काम ही नहीं करता है, क्योंकि कैश फ्लो ही नहीं है। तो आप डीसीएफ क्या करोगे? है तो वो एक्चुअल में आप उसको जज नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते, क्योंकि इतना छोटा कैश फ्लो है। अगर आप जो भी अब डीसीएफ एनालिसिस अगर 7 साल का लेके टर्मिनल वैल्यू लगा के सब कुछ आप करके कर भी लें, वो इतनी छोटी वैल्यू आएगी, राइट। अगर आप समझ के देखिए, अगर किसी का टर्नओवर साल का 10 लाख रुपए है और प्रॉफिट 1.5-2 लाख रुपए है, अब आपको कोई भी डीसीएफ लगा लीजिए, आप कोई भी, वो तो नॉर्मल एक शॉपकीपर भी कमा रखा होता है, कमा रखा होगा, करेक्ट। उससे ज्यादा उसका, अगर आप देखें उस वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक शॉपकीपर की वैल्यूएशन उससे ज्यादा निकल आएगी। तो क्या होगा, जो सबसे कंक्रीट मेथड्स हैं, एसेट मेथड है या डीसीएफ मेथड है, वो ज्यादातर काम ही नहीं करते, है ना। क्योंकि एसेट्स कुछ होते नहीं, एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के पास कोई एसेट होता नहीं, राइट। तो आप बैलेंस शीट पे कुछ वैल्यू कर नहीं सकते उसको, डीसीएफ काम करेगा नहीं। तो क्या होता है, ज्यादातर वैल्यूएशन जजमेंट कॉल बनने लगती है ना। जजमेंट कॉल है कि फाउंडर को क्या लगता है कि इस कंपनी की क्या वैल्यू होनी चाहिए, और वीसी को क्या लगता है। इसका एक तरीका जो है वो है कॉम्पिटिटिव वैल्यूएशन, राइट। कि उससे मिलती जुलती जो कंपनी है मार्केट में, उसकी हम रेवेन्यू को देखें, राइट, और उसके वैल्यूएशन को देखें, राइट, जो फंड हो चुकी है। लेकिन ये डाटा कहाँ से मिलेगा, ये तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती बेसिकली। नहीं, कुछ सिस्टम्स हैं, जैसे कि आज क्रंचबेस हैं, ट्रैक्शन है, वहाँ पे वैल्यूएशन के डेटा हैं कि किस वैल्यूएशन पे फंडिंग हुई है।
और उनका कुछ कुछ आपको एक्चुअली वो सेगमेंट बिल्कुल अलग अलग होते हैं, उनका प्रोसेस अलग होता है। जो दूसरा आएगा उसका एक अलग कंसेप्ट पाएगा या अलग प्रॉब्लम पाएगी उसकी। प्रॉब्लम थोड़ी अलग हो सकती है, मैं कह रहा हूँ, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा जजमेंट कॉल है कि हाँ बिल्कुल जजमेंट कॉल है कि अगर कोई कह रहा है कि मेरी वैल्यूएशन 20 करोड़ रुपए है, बेसिकली आपको ना, आप बैकवर्ड जस्टिफाई करते हो इसको कि पहले 20 करोड़ पे आप एग्री हो जाते हो, देन यू ट्राई टू अराइव कि इस 20 करोड़ को अराइव कैसे करना है, राइट, कि कैसे प्रोजेक्शन। वही तो आपका काम होता है हाँ कि 20 करोड़ की वैल्यूएशन दिखानी है जी। अब आप निकालो कैसे आएगी 20 करोड़ की वैल्यूएशन। नहीं ठीक है, मतलब एक मैं बेसिकली उसमें वो उसके एंगल पे नहीं जाना चाह रहा कि भी चलो ठीक है वो एग्री, मतलब मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि मतलब वो उस वैल्यू पे एग्री होने से पहले भी तो कोई ना कोई एक डिस्कशन पार्ट रहता हुआ, कोई ड्यू डिलिजेंस पार्ट रहता हाँ, हुआ ड्यू डिलिजेंस तो हो ही होगा कि मतलब वो क्या एक इंटरेक्शन रहता है कि जो लोगों को भी पता चले कि भी हाँ ये चीज है जो हमें ट्रिगर करनी है या हमें इस चीज को आगे बढ़ाना है और हम इस चीज पे फोकस भी करना है बेसिकली। हाँ नहीं, देखिए ना, ये कर ऐसे लिया जाता है कि जैसे मार्केट साइज है ना, तो ज़्यादातर ऐसे चलता है, मार्केट साइज है $1 बिलियन का, है ना। जैसे इंडिया में एक चीज़, एक प्रोडक्ट या सर्विस, प्रोडक्ट को ले लेते हैं ना, कि इसकी और उसके लिए रिपोर्ट्स हो सकती हैं। जैसे आपने कहा कि एक नया प्रोडक्ट है ना, कोई ना कोई रिसर्च रिपोर्ट ज़रूर होगी जो कह रही होगी कि इसका मार्केट साइज क्या होगा अगले 10 साल में, ठीक है। तो 10 साल में आपको मिल गया कि इसका मार्केट साइज 5,000 करोड़ होगा। एज अ स्टार्टअप मैंने कहा कि इस डोमेन में अभी तक सिर्फ 3 ही कंपनी है ना। आने वाले टाइम में हो सकता है 10 हो जाए, हो सकता है 15 हो जाए, लेकिन मेरा परसेप्शन है कि अगले 10 से 15 साल में मैं 10% इसका मार्केट मैं कैप्चर कर सकता हूँ, है ना। तो इस परसेप्शन से आपने शुरू करा, तो आपने कहा 5,000 करोड़ का आज से 10 साल में मार्केट होगा, उसका 10% मेरे पास होगा, तो 500 करोड़ का मेरे पास आज से 10 साल में रेवेन्यू होगा। अब मैंने इसका प्रॉफिट मान लिया कि 15% या 20%, यानी 100 करोड़ मेरा प्रॉफिट होगा। अब इसको आप बैकवर्ड कैलकुलेट कर लो आप, है ना, आप डिस्काउंटिंग लगा के। तो ये ऐसे करके तो फाउंडर अपनी वैल्यूएशन बनाता है, वीसी के पास जाता है, वो कहता है कि तुम्हारा मानना है कि 10 कंपनीज होंगी, मेरा मानना है क्योंकि जब मार्केट बढ़ेगा तो 100 कंपनीज होंगी, तो आप 10% नहीं कैप्चर कर पाओगे, हो सकता है आप 5% कर पाओ या 2% कर पाओ। तो ये डिस्कशन पॉइंट है, कहीं ना कहीं जाके वो एग्री हो जाते हैं और उस बेसिस पे फिर एक वैल्यूएशन बैकवर्ड कैलकुलेट होकर बन जाती है। तो नीरज जी, मुझे ना ये थोड़ा सा और जानना है कि इस एज में, जिस एज में आपने मतलब ये डिसीजन लिया, उस एज में ज़्यादातर लोग सोचते तो बहुत हैं बट ये डिसीजन ले नहीं पाते कि कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर उसमें जाना है, स्टार्टअप में जाना है, बिजनेस में जाना है, क्योंकि इस टाइम तक हमारी फैमिली मिडिल में होती है, ना तो अपनी पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो चुके होते हैं, फिर वाइफ भी हैं, वो भी कुछ ना कुछ सोचती हैं, ये सोचती हैं कि भाई मैंने तो एक कॉर्पोरेट पर्सन से शादी करी थी जिसकी इतनी सैलरी थी जी, तो अचानक से वो रेवेन्यू गिर जाएगा, तो फिर कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंट आते हैं। तो आपके साथ क्या हुआ इसमें जब आपने ये डिसीजन लिया कि जब कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के और फिर अपने, क्योंकि ये भाई आपने ये बताया भी है कि भाई उस रिवेन्यू को कंपेयर करो तो 10% भी नहीं है, तो वो एक डाउनफॉल कैसे फैमिली के बैकग्राउंड से हैंडल किया? जी जी जी, नहीं, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा और आपने बिल्कुल सही कहा कि फैमिली के सपोर्ट के बिना ये सब आप नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहूँगा मेरी वाइफ ने मुझे पूरा इसमें सपोर्ट किया इस डिसीजन में। इंटरेस्टिंगली शायद मैंने बिगिनिंग में मतलब मैंने बात भी की थी कि मैं स्पिरिचुअलिटी का एक स्टूडेंट हूँ और वो मैं अपनी वाइफ की वजह से हूँ। अच्छा जी, तो आई थिंक वो जो है उस स्पिरिचुअलिटी को इंट्रोड्यूस करना, वो उन्होंने मेरी लाइफ में किया है। अच्छा वो इस कर्म में शायद मुझसे आगे हैं। अच्छा तो जब मैंने उनको ये बताया तो उन्होंने कोई खास हिचक नहीं दिखाई, क्योंकि उनका मानना है कि अगर आप सही, जो हमने बात करी, अगर सही इंटेंशन से कुछ किया जाए तो रिजल्ट्स की फिर चिंता नहीं करनी चाहिए हमें। ठीक है। और उन्होंने इस डिसीजन में मुझे पूरा सपोर्ट किया। वो करते क्या हैं? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। तो मेरी वाइफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन है, वो पीएचडी हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में। ओके। और आजकल वो फुल टाइम अपना देती हैं, ज़्यादातर एनजीओज वगैरह के साथ काम करते हैं, म्यूजिक थेरेपी, वो म्यूजिक थेरेपिस्ट हैं। ओके। तो वो जो ऑटिज्म के पेशेंट्स हैं, राइट, जिनको मेंटल डिसेबिलिटीज साइड हो गया, इवन वो कुछ और पेशेंट्स जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो बेसिकली वो किस चीज़ पे काम कर रही हैं कि इंडियन रागास जो हैं उनका अलग अलग हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे क्या इम्पैक्ट है,
अच्छा। वो उस पे काम कर रही हैं, और वो कई एनजीओज के साथ जुड़ी हैं, वहाँ बच्चों को, बड़ों को, सबको वो एक तरह से म्यूज़िक थेरेपी सेशंस देती हैं और उनको हीलिंग में हेल्प करती हैं। तो वो फुल टाइम ये करती हैं, वो किसी बहुत कमर्शियल या कॉरपोरेट में या बिजनेस में नहीं है। तो उनकी जर्नी में इसीलिए मैंने कहा कि मुझसे पहले शुरू हुई थी। तो जब मैंने फैसला लिया तो उन्होंने कहा मनी है वो अपने आप मैनेज हो जाएगा, आपको जो करना है वो आप करिए, अगर सही इंटेंशन से होगा तो सब कुछ ठीक है। ग्रेट सर, ग्रेट। तो अभी आपकी बेटी 7 साल की है, 4 साल पहले जब आपने डिसीजन लिया था तब वो 3 साल की रही होगी। जी जी जी। तो इन 4 सालों में आप कितना टाइम दे पाए अपनी बेटी को? हाँ, ये मैं मानता हूँ थोड़ा सा चैलेंज रहा, क्योंकि बिजनेस की जर्नी आप जानते हैं शुरू में थोड़ी टफ होती है, तो ये थोड़ा चैलेंज है। मैं कोशिश करता हूँ जितना पॉसिबल हो उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने की। नेक्स्ट 5 इयर्स में अपनी कंपनी को या अपने आप को देखना चाह रहे हैं? अच्छा, तो देखिए पर्सपेक्टिव ये है कि जो कर रहे हैं हम इसी पे कंटिन्यू करेंगे बिल्ड करना। हम बेसिकली 3 जो मेन काम करते हैं, जो कंसल्टिंग वाला काम है, दूसरा टेक्नोलॉजी वाला है, टेक्नोलॉजी और कंसल्टिंग को कैसे हम साथ ला पाएँ इंडियन कंपनीज के लिए, वो हमारा बहुत बड़ा फोकस है, उसको हम कंटिन्यू टू बिल्ड करते रहेंगे। हम कॉर्पोरेट्स के साथ जो एक्सीलरेटर बना रहे हैं, अभी हमने हेल्थ केयर है, तो फिनटेक पे कितने काम कर रहे corporates हैं। को भी आप सर्व कर रहे हैं? अभी हम 3 को सर्व कर रहे हैं, और अभी शायद इस मंथ एंड तक शायद 2 और लॉन्च करने का है हमारा। तो ये सारे फोकस्ड एक्सीलरेटर हैं जो वीसी फंड्स के साथ हैं, या अच्छा इसमें कुछ एक्सीलरेटर वीसी फंड्स के साथ हैं, कुछ कॉर्पोरेट्स के साथ हैं, दोनों का मिक्स है। तो इन फोकस्ड एक्सीलरेटर जो रियल वैल्यू क्रिएट कर पाएँ स्टार्टअप इकोसिस्टम में, वो ऐसे हम एक्सीलरेटर्स बनाएं, ये हमारा गोल है। तो नीरज जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि स्टार्टअप्स या बिजनेस ज़्यादातर ये करते हैं कि हमारे पास सब चीज़ें बढ़िया हैं लेकिन हमसे टीम नहीं बन पाती, इस वजह से कुछ भी ढंग से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। जी जी और एक्चुअली कोई स्टार्टअप है या बिजनेस है, उसको आगे अगर बढ़ना है तो एग्जीक्यूशन तो जरूरी है। जी। एज ए फाउंडर ऑफ एस स्केल, आप मेरी ऑडियंस को थोड़े से ऐसे टिप्स दे सकते हैं क्या कि आपने टीम कैसे बनाई और कैसे डेवलप करी, और उसमें 1-2 पॉइंट ऐसे जो इनको ध्यान में रखने चाहिए? जी, तो आई थिंक मैं मानता हूँ कि टीम बनाना अपने आप में एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है, खासकर जब आप स्टार्टअप होते हैं, क्योंकि जो बहुत ब्राइट लोग होते हैं वो अपनी जहाँ भी वो जॉब कर रहे होते हैं, देखिए सबके पास ऑप्शंस हैं आजकल, इंडिया में कोई जॉब की कमी नहीं है। अगर आप मुझसे सीरियसली पूछें तो अगर आप वेल क्वालिफाइड हैं, टैलेंटेड हैं, कोई जॉब या अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, राइट। तो अगर मुझे एक अच्छा इंजीनियर हायर करना हो, पता चला उसके पास गूगल का ऑफर है, तो कभी भी गूगल का ऑफर छोड़ के क्यों एक स्टार्टअप में काम करेगा, और ये सही बहुत ही कॉमन और बड़ी जेन्युइन सी प्रॉब्लम है। तो जो बेस्ट माइंड को अट्रैक्ट करना स्टार्टअप्स के लिए हमेशा से एक चैलेंज रहा है, और मैं नहीं कहूँगा कि हमारे लिए नहीं रहा। हमने भी वही प्रॉब्लम फेस करी। यहाँ पे आई थिंक जो चीज़ें मतलब हम करने की कोशिश करते हैं, जब भी हम किसी को इंटरव्यू करते हैं, हमें नहीं पता होता वो फाइनली ज्वाइन करेगा भी या नहीं करेगा, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि अपना विजन और अपनी वैल्यूज उसको बताने की कोशिश करें। अगर वो विजन और वैल्यूज से अलाइंड होगा, वो तभी आपको ज्वाइन करेगा। आप मुझसे सही पूछें, सिर्फ मनी के बेस पे हम बेस्ट टैलेंट को हम नहीं ला सकते, और कोई भी स्टार्टअप नहीं ला सकता। तो अपने विजन में बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं, और अपनी वैल्यूज में बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम क्या, हमारा वर्क कल्चर क्या है, हम कैसे काम करते हैं, या क्या एक्सपेक्टेशंस है ना, वो बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हमारे यहाँ। तो हमने एक तो वो चीज़ है कि जब भी हम लेते हैं इंटरव्यू टाइम पे, हम कैंडिडेट को इवेलुएट करने के अलावा हम इस पर भी टाइम स्पेंड करते हैं कि हम कैसे काम करते हैं और हम क्या करना चाहते हैं अगले 5 साल। बेसिकली इंटरव्यू के टाइम पर ही आप एक ट्रांसपेरेंसी बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप बिना ट्रांसपेरेंसी के तो चलेगा नहीं। बिल्कुल। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ मेरे ख्याल है हम ये करते हैं। कॉम्पनसेशन देखिए, हर जने की अपनी लिमिटेशन से, अपनी बैलेंस शीट्स हैं। जो वो ऑफर कर सकता है वो कर सकता है, तो उसमें तो जो आपको, और एक और चीज़ मैंने देखा, 2 तरीके हैं। या तो आप ब्राइटेस्ट ऑफ टैलेंट को लाएं, यानी कि आप सिर्फ IITs IIM से लाएं। कहने को बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं खुद उन्हीं कुछ इंस्टीट्यूट से आता हूँ। हमारे पास आता है कैंपस प्लेसमेंट के लिए, हमारे पास हमेशा रिक्वेस्ट आती है। कई बार हमें फील होता है हम ही नहीं अफोर्ड कर सकते, सही बात क्योंकि उस लेवल पे ना हम बहुत सारे लोग नहीं ले सकते। सर फैक्ट तो ये है, आप खुद को नहीं अफोर्ड कर सकते हम खुद अपनी कंपनी में। हाँ, बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं तो वो सैलरी दे ही नहीं सकता अपने आप को ना, मैं खुद ही आपको बता रहा हूँ। प्री रिवेन्यू स्टेज होती है ना, और आपके पास मतलब आपको ये लगता है कि मेरी भी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। नहीं, वो भी है, और सही में जो है, क्योंकि देखिए जो बड़ी कंपनीज हैं उनका वैल्यू चेन अलग है।
हमारे जो कस्टमर्स हैं उनका वैल्यू चेन अलग है, उनकी प्राइसिंग पावर अलग है, राइट? तो अगर आज हम अपने एनालिस्ट हैं, कंसल्टिंग बिजनेस में एनालिस्ट होते हैं, एसोसिएट्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, अगर सारे वो IITs IIM से होंगे तो कॉस्ट अपने आप बहुत शूट अप कर जाएगी, है ना? तो हमने एक और कोशिश भी करी है कि हम सेकंड टियर और टियर 3 कॉलेज से हमने लोगों को लेकर ट्रेन बहुत किया। हमने ट्रेनिंग पे ध्यान दिया, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं एक्चुअली। हम क्या करते हैं, हम यंग लोगों को लेते हैं ऑब्वियसली अपनी इंटरव्यू के बेसिक चीज़ों के बाद, और हम उनको ना फिर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ देने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि ये जना क्या अच्छा कर पा रहा है और फिर उस पर डबल डाउन करते हैं। यही तो डिलेमा है, सबसे बड़ा डिलेमा भी यही है कि हम ऐसे लोगों को लेके ट्रेनिंग यहीं अपने पास करें, अपने हिसाब से उनको डेवलप करें, तो एक बिजनेसमैन के माइंड में आता है कि मैं क्या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हूँ। हाँ, और अगर टैलेंट लेते हैं तो वो कॉस्ट ही इतनी आती है कि प्रोडक्ट पर जब वो अपोर्शनेट होगी तो वो फिर बेचने लायक ही नहीं बचेगी। बस तो एग्जैक्टली यही है। तो आई थिंक ये डिलेमा सभी के साथ है और हमारे साथ भी है। हमने इसका पहला वाला सोल्यूशन ही ढूंढा हुआ है। तो हम मानते हैं आज भी आप एक टैलेंट को लीजिए, रॉ टैलेंट को लीजिए, टाइम लगाइए उस पे, उसको सिखाने के लिए उसको ट्रेनिंग करना पड़े तो ट्रेनिंग कॉस्ट बियर करिए, उनका रिटेंशन भी ज़्यादा है। मैंने एक और चीज़ देखी, ये जो हम प्री ट्रेन्ड लोगों को ला रहे होते हैं, इनका ना जो लॉन्जिटिविटी है कंपनी में ये कम है। हाँ। ये आते हैं, जैसे अगर आपने ऑफर भी कर दिया 20% ज़्यादा, वॉट एवर दे आर गेटिंग, राइट, वो आते हैं, अगला 20% हाइक मिलता है, वो फिर आगे चले जाते हैं। सही बात है। लेकिन जो, और खासकर जो ये ट्रेन करते हो ना, तो सिंस वो आपके प्रोसेसेस के साथ ट्रेन हुआ है, तो क्या होता है, उसकी जो स्टिकीनेस है वो ज़्यादा है। जो बाहर से प्री ट्रेंड होके आया ना, वो मार्केट की तरह से ट्रेंड है, राइट? तो इसलिए उसका एट्रिशन बहुत तेज होता है और ही इज ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर समथिंग। उसको लर्न करने के लिए नहीं आया है। जो ये जना आया है, ये रॉ था, ये लर्न करने के लिए आया था, इसको लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इस बात से भी खुश है कि मैं कुछ नया लगातार सीख रहा हूँ, तो इसको ये भी एक बेनिफिट मिल रहा है। तो दे वैल्यू दैट। सो आई थिंक हमारी स्ट्रेटजी ज़्यादातर हमने ये रखी है कि लेट्स ब्रिंग समवन हु नो द थिंग। मतलब ऑब्वियसली बिल्कुल ही नहीं आता हो तो आप क्या करोगे, लेकिन बेसिक्स आते हैं, उसके बाद गिव देम टाइम एंड अपॉर्चुनिटीज टू लर्न। तो और वहाँ से आप अपनी टीम बिल्ड करिए। तो दोस्तों, ये थे नीरज जी हमारे साथ आज एक्सकेल से। उम्मीद है आपने इनकी जर्नी से बहुत कुछ सीखा होगा और इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन, इतने साल कॉर्पोरेट में जॉब करने के बाद अपना नया बिजनेस शुरू करना और लोगों की उसमें हेल्प करना, आपको भी ज़रूर बहुत कुछ सिखाएगा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में एक नए शख्स के साथ। धन्यवाद।